नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने अपने 3 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। इस हवाले से हुकूमत बहुत सी जगहों पे अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र कर भी रही है और गालिबन कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में इस हवाले से एक तकरीब करेंगे जहाँ हुकूमत की 3 साल की परफॉर्मेंस को अवाम और मीडिया के और पार्टी के लोगों के सामने रखा जाएगा। और आज हम इस हवाले से खासी बहस करेंगे कि हुकूमत ने 3 बरस में क्या अचीव किया है और उसके नाक़दीन जो हैं, जो गैर सियासी नाक़दीन हैं, वो उसे कैसे देखते हैं, कैसे असेस करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इससे पहले अब मुझे अफगानिस्तान के हवाले से कहनी है, बिकॉज मुझे अंदाज़ा है कि आप सब लोगों को अफगानिस्तान के अंदर आने वाली जो तब्दीली है, जो कुछ वहाँ रूनुमा हो रहा है, उसमें आपको बेतहाशा दिलचस्पी है। हमें अपनी पिछली जो डिस्कशंस हमने अफगानिस्तान के हवाले से किए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में, उस पर बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है। तो 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका जिक्र करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। एक, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही अंग्रेज़ी के और उर्दू के अखबारात ने, जो शायद प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखा भी सकें, उसके कुछ इमेजेस बड़े वाज़े तौर पर ये कहा था कि अफ़गान तालिबान ने एक 3 मेंबर सहरुकनी कमीशन बिठा दिया है। पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान ने जो इंफॉर्मेशन रखी है TTP के हवाले से, TTP के मसले को एड्रेस करने के लिए, और पाकिस्तान ने लोगों की लिस्ट भी दी है, उस हवाले से कमीशन बिठा दिया गया। बड़े हाईएस्ट लेवल पे जो है पाकिस्तानी मीडिया को इस चीज़ का पता चला था और ये कई अखबारात में था। लेकिन कल जब अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने देखा कि उनसे ये सवाल पूछा गया TTP के हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके नॉलेज में नहीं है ऐसी कोई कमेटी, ऐसा कोई कमीशन। ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जब इसको आप इस तनाजुर में देखते हैं कि गुज़िश्ता 24 या 36 घंटों में जो खबर अमरीकी ज़राए इब्लाग ने दी कि मुल्ला बरादर के साथ CIA के डायरेक्टर ने एक बड़ी तवील तवालत की मुलाकात भी की, और इसके बारे में भी जब सवाल पूछा गया तो अफ़गान तालिबान के स्पोक्स पर्सन को कहना था कि उन्हें इस मीटिंग का मालूम ठीक तरह से नहीं। ये 2 डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरी डेवलपमेंट वो है कि पंशेर वैली के अंदर जहाँ अहमद शाह मसूद के साहिबजादे अहमद मसूद, जिनके साथ पहुँचे हैं अमरुल्लाह साले, वो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस का झंडा उठा रहे हैं और वो अमेरिका से, मॉस्को से लेके वाशिंगटन तक वो दौड़ रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। और ऐसा लगता है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चंद धड़े ऐसे हैं, नेटो के, अमेरिका के धड़े, जो कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन को किसी तरह से मजबूर किया जाए कि पंजशेर एक लोकस, एक न्यूक्लियस हो सकता है रेजिस्टेंस का। अगर ये न्यूक्लियस खड़ा हो जाएगा तो फिर और भी रेजिस्टेंस के फोकल पॉइंट जो हैं अफगानिस्तान में निकल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ समझ आ रही है वो ये कि अहमद मसूद को कहीं से मदद नहीं मिल रही है। अमरीकी ज़राए अबलाग उसका केस तो बहुत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का सदर जो बाइडन जो है वो अपनी कमिटमेंट पे कायम है, वो पीछे नहीं हट रहा। दूसरी तरफ से ये भी कोशिश की चंद अनासर ने, मगरबी अलायंस के अनासर ने, कि एयरपोर्ट की एवैक्यूएशन के हवाले से एक ऐसा माहौल बन जाए कि अमेरिका की इस वक्त 5-6 हज़ार अफवाज जो एयरपोर्ट के लिए वहाँ वापस आ चुकी हैं, 3,000 मजीद भी वापस आए, वो वहाँ 31 अगस्त से आगे ठहर जाएँ। लेकिन आपने देखा कि तालिबान ने उस पर बहुत सख्त स्टैंड लिया और जो G7 की समिट मीटिंग हुई अमेरिका और उसके इत्तहादियों की, वहाँ इन अफवाज को 31 अगस्त से आगे ठहराने के किसी चीज़ के ऊपर मुतालबा ज़रूर था, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई है कि उम्मीद की जाती है, तालिबान से ये रिक्वेस्ट है कि 31 अगस्त के बाद हमारे लोगों को, सिटीजन्स को या लोगों को अफ़गानिस्तान से निकलने की इजाज़त और परमिशन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इनखला जो है वो 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 3-4 डेवलपमेंट्स हैं, इसे देख के समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा तासुर भी अब लग रहा है कि अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक अलग से भी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसका फाइन प्रिंट से हम और बाकी दुनिया शायद वाकिफ़ नहीं। इस पर मज़ीद बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। मैं अब आता हूँ आज के टॉपिक में। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा। अंदलीब अब्बास साहिबा फेडरल पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं फॉरेन अफेयर्स की, लेकिन मेंबर हैं कोर ग्रुप की, मेंबर हैं कोर कमेटीज़ की, मेंबर हैं सेंट्रल एक्सेप्ट कमेटी की, और गालिबन और उसके अलावा मेंबर कैंपेन प्लानिंग एंड हेड ऑफ मार्केटिंग भी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एदाद व शुमार, स्टेटिस्टिक्स और इन्फॉर्मेशन पे अंदलीब अब्बास साहिबा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखती हैं और हमें बता सकेंगी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसने गुज़िश्ता 3 बरस में अपने क्या वादे, क्या कमिटमेंट्स पूरे किए। बहुत से वादे किए गए थे, हाउसिंग के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, माशी सूरत हाल के हवाले से, पानी के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, उनमें किस हद तक ये हुकूमत कामयाब हुई है। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब रज़ा रूमी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो एडिटर हैं पाकिस्तान के लैंग्वेज डेली टाइम के एडिटर रह चुके हैं,
और उसके अलावा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर्स अमेरिका में पढ़ाते भी रहे, वहाँ विजिटिंग फैकल्टी में। वेरी वार्म वेलकम टू मैं एज वेल। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट, इंतहाई प्रोमिनेंट सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब भी मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू माय गेस्ट वंस अगेन। अंदलीब अब्बास साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, बहुत ही मुख्तसर वो 3 बड़ी अचीवमेंट्स अपनी आप क्या गिनाएंगी जो आप समझती हैं कि कैसी चीज़ है कि हमें मानना ही पड़ेगा कि आपकी हुकूमत ने ये कर दिखाया, वो क्या है? देखिए, अगर आप कहें कि एक बैंकरप्ट इकोनॉमी को बचा लिया जी, तो इसका एविडेंस ये है कि जून 2018 में आप मूडीज़ का उठा के देख लें, उन्होंने कहा कि अनस्टेबल, रिस्की, नेगेटिव, और नीचे उन्होंने बताया कि ये इन पे इतना बड़ा डेफिसिट है और इनके रिजर्व सिर्फ 2 महीने के लिए, ये मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, उसको लेके हमने 2018-19 पे ये हुआ, 2020 पे हमने उसको स्टेबल और पॉजिटिव कर लिया। ये एक अचीवमेंट हो गया, ये नंबर 1 अचीवमेंट हुई। दूसरी क्या अचीवमेंट? अच्छा, उसका 2020 का आपको पता है कि क्या हुआ, कोरोना आ गया, और मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इस पे सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। अभी आप लोकल ऑपोजिशन वगैरह से पूछेंगे तो वो बहुत कहेंगे। आपको WHO ने कहा 4 बेस्ट कंट्रीज में, आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि मुईशत के लिहाज से और कोरोना मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन के लिहाज से तीसरे नंबर पे, न्यूजीलैंड नंबर 1, हांगकांग नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3, इंडिया गया नीचे -7.7, आप गए ऊपर 4%, अमेरिका गया 10.8%, आप 4% ऊपर गए। आपने ना सिर्फ एक मिसाल रखी कि आपने कोरोना से बचाया, हाँ, आपकी मोर्टेलिटी रेट, आपकी डेथ रेट्स, आपका सारी चीजें दुनिया के लिए मिसाल बन गई, और आपकी इकोनॉमी ने रिकॉर्ड ग्रोथ की कोविड के सी। थर्ड अचीवमेंट क्या है? थर्ड अचीवमेंट जो है, मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी, कि ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने पिरामिड को अपसाइड डाउन कर दिया। पिरामिड को अपसाइड डाउन कर दिया, क्या मतलब? होता है नॉर्मली कि आप यहां से स्टार्ट होते हैं टॉप से, फिर आप मिडिल में आते हैं, फिर आप नीचे जाते हैं। हमने इसको पिरामिड को रिवर्स कर दिया। जब कोरोना आया, सबसे पहली बात क्या की, सबसे बड़ा 160 बिलियन रुपया कोरोना में, जब आपको टैक्स भी नहीं मिल रहा था, बिजनेसेस बंद थे, आपने उठा के गरीबों को दिया, और उस प्रोग्राम को दुनिया के 4, ये तो कोरोना ही की मैनेजमेंट का हिस्सा। मैं यही बता रही हूँ। उसके बाद हमारा अब जो बजट आया, हमने उस बजट के अंदर आपने देखा किसानों को पिछले साल हमने 1100 बिलियन दिया। आपके किसानों ने, आपको खुशहाल हो गए। आपकी जो है इस वक्त एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट रही है, आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है सबसे कम है, आपके रिजर्व सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अब आपकी जो फोकस है SME की तरफ है, और आपका फोकस है कि जो आपने एम्प्लॉयमेंट और वो देना हाउसिंग, रिकॉर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये तो अंदलीब अब्बास साहब ने अपनी 3 बड़ी कंट्रीब्यूशन जो हुकूमत की हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो गिनवाई के मईशत को सहारा दिया, पेंडेमिक को ठीक मैनेजमेंट किया, बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज लाया, और किसानों की सूरत हाल के लिए हुकूमत ने बहुत कुछ किया। 3 बड़ी कमजोरियां, नाकामियां आपको क्या नजर आई इस हुकूमत की गुज़िश्ता 3 बरस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में रह ही नहीं रहा। अंदलीब साहिबा ने जो फरमाया है, इनका सोशल मीडिया बड़ा खौफनाक है और उसके पंजे बड़े जहरीले हैं। मैं वैसे ही डरता हूँ। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, अगर मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा अपना मंशूर पढ़ ले, अपना मंशूर जो PTI का है, डॉक्टर मोई साहब का नहीं, मेरा नहीं, अगर उसमें से 10% अमल किए, ये हुकूमत कामयाब है, 3 साल बेहतरीन। इमरान खान साहब ने जो अवाम में तकरीरें की, वादे किए, उम्मीद दिलाई, जिसकी वजह से वो खतून जो घर में वोट डालना गुनाह समझती थी, वो आदमी जो वोट डालना फजूल समझते थे, वो लाइनों में लगे। अगर उनमें से सिर्फ 5% भी पूरे किए हैं तो मैं तारीफ करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये लफ्जों के गोरख धंधे, ये GDP, ये LMC, ये फलां, वो वादे क्या थे? सिर्फ ये बता दे, वो बड़े बड़े वादे क्या थे? तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। कौन कौन सा वादा याद कराऊं डॉक्टर साहब, वादा कौन कौन सा याद कराऊं मैं? बहरहाल छोड़े डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि अगर आज से 3 साल पहले
लोगों की आमदन में और महंगाई में इतनी थी कि फर्क था कि वो 2 पैसे बचा लेते थे, तो ये हुकूमत काम है। अगर महंगाई ज्यादा हो गई है और आमदन इनकम कम हो गई है तो फिर इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। एक इमरान खान साहब कहते थे जो हमें यकीन था, ऑनेस्ट है, आज भी हैं, आज भी उनके एक वफाकी वजीर का खैर पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ है, वो तो खैर बातें होती रहती हैं। इमरान खान की हद तक तो बहुत अच्छे 3 साल इस टीम की कारकर्दगी बताऊं ना तो सुबह मेरे खिलाफ टॉप ट्रेंड बना होगा। तो लिहाजा मेरी एक गुजारिश है, 3 साल पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली की क्या थी, गैस की क्या थी, आटा कितने पे था, रोजमर्रा की चीनी दाल कितने किलो थी, और उस वक्त आमदन कितनी थी। जिस मुल्क में 70% लोगों की आमदन 20,000 से कम हो, उनके 4 बच्चे अगर खुशहाल रहते हैं, तालीम भी ले रहे हैं, सेहत की सहूलतें भी ले रहे हैं, तो वेल डन गवर्नमेंट। और सबसे मुझे जो दुख हुआ है कि इमरान खान साहब को मैं बरतानिया दौर का जानता हूं, यार ये गवर्नर्स बेहतर नहीं कर सके। आज भी कहते हैं जिनकी रिपोर्ट खराब हो, और रजिस्टर्ड करप्ट अफसर आपने रखे जिनके बारे में आपके इदारों ने लिखा है ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है। यार इमरान खान साहब जितनी मेहनत कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है उन्हें टीम नहीं मिली, जो कम से कम मुझे उम्मीद थी वो पूरी नहीं आई। लेकिन इमरान खान साहब पर करप्शन का एलिगेशन नहीं, बाकी रजा रूमी साहब आज के फॉर्म में है, वो ज्यादा बताएंगे। हाँ बिल्कुल रजा रूमी साहब, आपको एक ब्रेक के बाद लेता हूं। अभी तक बात की ठहरी कि अंदलीब अब्बास साहिबा ने 3 अपनी बड़ी कंट्रीब्यूशन किया, हुकूमत की अचीवमेंट्स बताई, मईशत को स्टेबल किया, पेंडेमिक को मैनेज किया किसानों के लिए, और पेंडेमिक में बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज लाया। लेकिन आर भाई भट्टी साहब समझते हैं कि हुकूमत ने असल में दर हकीकत अपने मंशूर में जो वादे किए थे, जो तस्वर पेश किया था, उसमें से 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। रजा रूमी साहब क्या सोचते हैं, बात करते हैं उनसे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलता हूँ मैं जनाब रजा रूमी साहब की तरफ। रजा रूमी साहब, आपने गुज़िश्ता 3 बरस में टाइम आधा पाकिस्तान में गुजारा, आधा आपने न्यूयॉर्क में गुजारा। आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं, एडिटर रहे हैं 1 से ज़्यादा जरीदे के। हुकूमत की 3 बरस की जो इमरान खान हुकूमत की जो 3 बरस की परफॉर्मेंस है, उसे अमेरिका के लेंस से पाकिस्तानी डायस्पोरा और वहाँ के लोग कैसे देखते हैं? जी ये अच्छा आपका सवाल है। अमेरिका में और जो डायस्पोरा, चाहे वो यहाँ हो या यूरोप में हो या मिडल ईस्ट में, आपको पता है उसकी अच्छी खासी तादाद जो है वो पीटीआई सपोर्टर है, और इमरान खान साहब को बड़ी वो फराख दिली से माजी में उनकी सब कैंपेन्स का हिस्सा रहे हैं, और बड़े वो खुश भी थे कि जब वो इक़्तिदार में आए। लेकिन बहुत से, चूंकि उनका ताल्लुक वहाँ अपने मुल्क से भी रहता है, उनके ख़ानदान रिश्तेदार, तो उनमें भी थोड़ी बहुत जो है इज़्तिराब की कैफियत तो आई है, क्योंकि बहुत से जो उनकी भी तवक्कुआत और वादे जो इमरान खान साहब के थे, या जो उम्मीदें बांध रखी थी लोगों ने, वो नहीं पूरी हुई बड़ी हद तक। और वो वादे, वो तवक्कुआत और वो उम्मीदें क्या थी? जी मेरे ख्याल से तीन बड़ी चीजें थी। यूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, मगर देखिए सबसे बड़ा नारा तो करप्शन का था। आपको मालूम है कि करप्शन की एक ऐसी चीज है कि जो बाहर भी जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास या प्रोफेशनल लोग, वो इस चीज को बड़ा बुरा समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन आप देखें कि पिछले 3 साल में जो बहुत से बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी गए नैब वाले अदालतों में, और जो नैब की कारकर्दगी भी रही है, उससे यही इंप्रेशन मिलता है कि ये वो वाली अकाउंटेबिलिटी ड्राइव नहीं हो सकी। अब किसका कसूर है, क्यों है, ये एक अलग बहस हो सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को 2 बार था, कोई केस साबित नहीं हुआ, एहतसाब नहीं हो सका। अच्छा, एहतसाब नहीं हो सका। नंबर 2, जो इस्लाहात जिनको मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, देखिए मकामी हुकूमतों का जिक्र करते थे खान साहब, मैं खुद फॉलो करता था, मुझे यही उनकी बात बड़ी पसंद थी कि लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं वो। और अभी 3 साल हो गए, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम तो, इलेक्शन तो दूर की बात, जो थी मौजूद वो भी खत्म हो गई हैं सिंध और पंजाब में। सिंध में तो खुद ही उन्होंने कर दी, पंजाब में उन्होंने जो है जो इलेक्टेड थे वो उनको कर दिया, कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया, लेकिन अभी वो खत्म हो जाएगी उनकी मियाद। सो इस वक्त इफेक्टिवली वही सूरत स्टेटस को जो पहले था वो आज भी है। यही हाल पुलिस का, पुलिस में जो इस्लाहात होनी थी, अदालतों में जो होनी थी, वो मामला बड़ा ही सुस्त रवि का शिकार है। और तीसरी बात देखिए, मदीना की वेलफेयर स्टेट का जिक्र करते थे,
या इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का उन्होंने लाहौर के जलसे में नारा दिया, उससे बहुत सारे पाकिस्तानी खुसूसन मिडिल क्लास में या निचली लोअर मिडिल क्लास में वो लोगों की खुशहाली का जो ख्वाब होता है वो भी नहीं पूरा। अब उसमें यकीनन 100% इमरान खान का कसूर नहीं है। इकोनॉमी के जो हालात थे, जो आदमी हर लेवल के ऊपर मसाइल होते हैं, वो दरपेश थे इस गवर्नमेंट को। लेकिन बार बार ये अब देखिए 3 वजीर खजाना जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। कल 6ठा FBR का चेयरमैन लगे हैं। अगर 3 साल में 6 FBR के चेयरमैन लगेंगे, मुईद आप बहुत अच्छी तरह खुद इसको समझते हैं, आप सर्विस से आपका ताल्लुक रहा है, तो 6 महीने में तो कुछ भी नहीं सकता। एक क्लर्क जो है वो अपनी पोजीशन समझने और संभालने के लिए उसको 6 महीने साल लगते हैं। तो बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ रुक जाएं। रजा रूमी साहब ने हमें बहुत से पॉइंट्स दे दिए। नाज़रीन का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने बहुत से वादे किए थे। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 12 लोकल गवर्नमेंट्स का जिक्र किया था। साउथ पंजाब का मैं उसमें ऐड करता हूँ, उन्होंने वो जिक्र किया था। टैक्स रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म, रियासत मदीना, वेलफेयर, ये सब वादे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किए थे। उसमें से कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ उस पर नहीं हो सकी। अंदलीब अब्बास साहब, देखिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि अभी 2 साल हैं, तो 3 साल जो हैं उसके अंदर पहले आधे से ज़्यादा वक्त तो गुजर गया। तो मैं यही कह रही हूँ ना आपको कि 3 साल में दुनिया की कोई मुल्क ये नहीं सोच रहा था कि उसमें से 1.25 साल आपके पेंडेमिक में जाएंगे। माशाल्लाह ये तो जानते हैं, अमेरिका में रहते हैं ये। अमेरिका में इस वक्त तूफान मचा हुआ है इन्फ्लेशन का। सारी दुनिया में प्राइसेस ऑफ स्पेशली पेरिशेबल जो है 40% ऊपर गई। मैं अभी आपको ये फिगर्स बता देती हूँ। पाकिस्तान में शुगर की प्राइस ऊपर गई है। जिस सारी दुनिया में ग्लोबल प्राइसेस 58.3% ऊपर गई है। पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल की प्राइस तो पाकिस्तान में भी तो गई है तकरीबन 50। यही मैं कह रही हूँ ना, ऊपर गई है। लेकिन इनकी जो प्राइस है पाकिस्तान में 19.7%, ये 58.3%। अच्छा, ऑयल की जो कुकिंग ऑयल है 20.65% पाकिस्तान में ऊपर गई है। 119% सोयाबीन ऑयल जो है इंटरनेशनली ऊपर गया है। उसके बाद पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप कहते हैं 111 है, तो आप इंडिया का देख लें 198 है। पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया को एक माशी बहरान का सामना करना पड़ा। 119 है। यहाँ तो आप जजीरे में रह रहे हो, यहाँ आप और सारी दुनिया का कंपैरिजन मेरे पास है। ठीक हो गया। आप यूरोप का चाहते हैं, मैं यूरोप का कह देती हूँ। इंडिया का चाहते हैं, इंडिया का कहती हूँ। बांग्लादेश में पेट्रोल हमसे महंगा है। ये तो चले महंगाई का जवाब हो गया। लेकिन जो रजा रूमी कहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स पे आपकी पेशरफ नहीं हुई, पुलिस रिफॉर्म पे पेशरफ नहीं हुई, सिंध सूबा जो बनाना था पंजाब का, साउथ पंजाब, उस पर पेशरफ नहीं हुई। एक तो मैं विद रिक्वेस्ट ये करूंगी कि आप मुझे अगर 2023 में ये बातें करें तो मैं सही मानूं। मैं आपको KP का मिसाल देती हूँ, क्योंकि KPK में जब हम गवर्नमेंट में थे तो मैं ही होती थी उस ज़माने में स्पोक्स पर्सन, और मैं KPK को आके डिफेंड किया करती थी। आप यकीन माने ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने आके फेस किया हुआ है। जो नाम परवेज खटक के रखे थे, जो उसको कहा था, और पुलिस रिफॉर्म्स पे मैं 2017 तक आती थी, मुझे कहा जाता था DI खान ब्रेक हो गई, जेल ब्रेक हो गई, ये हो गई। पुलिस ने कुछ नहीं किया। हमें एक्ट पास करते करते अपनी हुकूमत थी, वहां भी 3 साल लगे, और फिर मॉडल पुलिस वो बनी, क्योंकि आपको लेजिस्लेशन तो करते हुए इस वक्त नहीं। मैं ये इसको और भी इस तरह कहूंगी कि हमने 4 सेशंस तो हुए नहीं असेंबली के। आप देखें हमने कोविड में असेंबली कितनी की है, उसके बावजूद 3 साल में मेरे पास पूरे फिगर्स हैं हमने कितनी लेजिस्लेशन पास की है। PMLN पीपल्स पार्टी से बहुत ज्यादा है। अच्छा। 52% लेजिस्लेशन ज्यादा 3 सालों में। अच्छा। और उसके अंदर ये सारे बिल, ज़ैनब अलर्ट बिल, उसके अंदर ये कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्स, ह्यूमन राइट्स के बेशुमार बिल्स हैं। तो ये कहना, और दूसरी बात ये है, मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि अगर सारी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट और कोरोना मैनेजमेंट टॉप 3 में है, ठीक है, तो फिर मुझे बताएं कि यहाँ बैठ के आप क्या कह सकते हैं। बट साहब बेसिकली तौर पे मुझे जो समझ आई है कि अंदलीब अब्बास साहब ये कह रही हैं कि एक तो मईशत को मुस्तहकम किया क्योंकि खराब थी, फिर ये कि बहुत सी चीजें इसलिए नहीं हो सकी कि पेंडेमिक का बहरान आ गया। में रिफॉर्म्स भी चौथे साल आपको नजर आए थे पुलिस, पूरी दुनिया ही उस पेंडेमिक के बहरान का शिकार हुई, पाकिस्तान समेत। और फिर ये है कि अभी तो 2 बरस हुकूमत के रहते हैं, 5 बरस के बाद उससे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। भट्टी साहब, अच्छा, अल्लाह करे कि 2 बरस में ये वो कर दें जो इन्होंने वादा किया है। मेरी ख्वाहिश कोई भी नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ, अंदलीब साहब ने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया। मैं समझता हूँ कि बड़ी सीजन्ड पॉलिटिशियन है। अमेरिका में कोरोना आया, उसकी महंगाई हो गई।
यूके में 1 घंटे की उजरत एक मजदूर की, एक सेलमैन की 8 पाउंड है। ओ खुदारा, कहां कहां कंपैरिजन कर रहे हो खुदा के लिए, जख्मों में इतना नमक ना छिड़े। लंदन में एक स्टोर कीपर की, एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी अमेरिका में कितनी है? रजा रूमी साहब से पूछे। जिस घर में, अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा, मुझे इमरान खान साहब से उम्मीद है फिर भी करेंगे, एक अदारा बता दें जिसमें करप्शन सिर्फ 1% कम हुई हो या उस पर स्टैंड किया हो। एक अदारा सिंगल। मैं आपको, बींगे लाहौर की मेरी पैदाइश है, कुछ लोग कहते हैं मैं लाहौर को बड़ा जानता हूं। वो 50 करोड़ के जहाज में आए, 3 करोड़ की गाड़ी में बैठे। मैं पिछले 1 महीने से, अगर मोइन यूसुफ साहब आए तो उन्हें महमूद बूटी, यूहानाबाद, धर्मपुरा, शादरा टाउन होके आए। खुदा की कसम 70% लोगों के घर एक वक्त का खाना नहीं है मोहतरम। देखिए, ये मैंने नहीं कहा था कि जब बिजली और पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़े, ये मेरे लफ्ज नहीं थे। ये मैंने नहीं कहा था 2 नहीं 1 कानून होगा। ये मैंने कभी भी नहीं कहा था कि मदीने की रियासत में नाइंसाफी और जुल्म नहीं होगा। मुझे बता दे, इमरान खान साहब से आज भी मुझे तवक्कुआ है, लेकिन उनकी जेब में कुछ खोटे सिक्के ऐसे हैं। उन 3 बंदों ने इमरान खान के करीब हिसार बनाया हुआ है, उनमें पीटीआई का पुराना बंदा एक भी नहीं है। वो उन तक फैक्ट्स जाने ही नहीं दे रहे। मुझे तो हैरत होती है कि इमरान खान साहब हकीकत से इतना दूर क्यों होते जा रहे हैं। मुझे लाहौर का एक स्कूल अच्छा बना दे। आप इस्लामाबाद है, जहां सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजे, एक हस्पताल बता दे। पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने दीजिए। एक तो ये कि वो बार बार, हाँ भट्टी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान अच्छे आदमी है, ऑनेस्ट है, करना चाहते हैं, टीम निकम्मी है, 2-3 लोगों ने उनको अपने हिसार में गिरफ्तार किया, फंसा के रखा। अगर ये निकम्मा आदमी पाकिस्तान नहीं, उन्होंने कहा इमरान खान निकम्मा, उन्होंने कहा कि बस टीम निकम्मी है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक दिवालिया, डॉलर आपको पता है 166 पे चला। अब डॉलर जो है, इन्होंने, आपको भी पता है कि इन्होंने उस डॉलर का क्या हशर किया हुआ था, उसका इफेक्ट तो आना था। इन्होंने 24 बिलियन आपका लेके उसमें डाला हुआ था। अब आप देखें, अगर एक अच्छा लेकिन आज मैं देखा 166 रुकेगा कहाँ? तो हमें तो कहा था 152 पे आ गया, हम इतने खुश थे, कहाँ जाके रुकेगा डॉलर? तो ऑब्वियसली मार्केट फोर्सेस हैं, जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी वो कम होता जाएगा। और बात जब कम हुआ था तो आप लोग उसका क्रेडिट ले रहे थे, अब देखना बढ़ गया है। नहीं, अगर आप उसको फिक्स करेंगे जिस तरह इसहाक डार ने किया था, तो फिर तो आप उस पे लोगों के पैसे 24 बिलियन डाल के फिक्स हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको मार्केट फोर्सेस पे चढ़ेंगे, वो ऊपर भी जाएगा, वो नीचे भी आएगा, वो ऊपर भी जाएगा, नीचे, सारी दुनिया में होता है। हाँ। इस वक्त देख लें क्या हाल है बाकी करेंसीज का भी। डॉलर ऊपर जाता है वैसे वैसे आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ जाती है। इसी तरह सारी दुनिया में होता है। अब ये बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, पेट्रोल की प्राइस चाहे $8 आप कमा रहे हो या ₹8 कमा रहे हो, पेट्रोल की प्राइस तो दुनिया में एक जैसी है। हम भी उतने का पेट्रोल लेते हैं, बाकी दुनिया भी उतना का पेट्रोल लेती है। इसमें तो कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, ये वो रिमिटेंसेस हैं, 29 बिलियन हुई, इनके ज़माने में 19 बिलियन थी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बेड़ा गर्क कर दिया PMLN ने, हमने दिवालिया एक्सपोर्ट्स को ऊपर किया। उसके बाद आपका टैक्स रेवेन्यू 1000 बिलियन बढ़ा, 1000 बिलियन बढ़ा। ये ठीक कह रहे हैं, रिफॉर्म नहीं कर सके। ये ठीक नहीं, छठा FBR, वो जब रजा रूमी ने कहा छठा ले आए, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं क्या करूँ। टैक्स रिफॉर्म्स की बात और अकाउंटेबिलिटी की बात करें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स आर पेनफुल, और चेंज तो होता ही पेनफुल है। आप अपने बच्चे को चेंज करते हुए आपको साल लग जाते हैं, एक बच्चे को। आप कह रहे हैं एक सिस्टम जो 72 साल से, आप इमरान खान को मानते हैं ऑनेस्ट लीडर है, इमरान खान को मानते हैं कि उसने ये सारी चीजें की हैं, कोरोना में सारी दुनिया नहीं कर सकी, कोई अमरीकी नहीं कर सका, कोई UK वाला नहीं कर सका। मुझे बताएं, आज अशरफ गनी अफगानिस्तान पे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं करप्ट आदमी था, उसने सारा पैसा अपने से लगाया, बाहर ले गया, अब हेलीकॉप्टर में पैसे लेके। नवाज शरीफ का भी वही कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने सारा पैसा लिया और बाहर बैठ गया। तो इमरान खान ऑनेस्ट है, इमरान खान अकाउंटेबिलिटी करेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे एक्सपीरियंस है। मैं KPK को 5 साल अकेली डिफेंड करती रही हूँ, चौथे साल जाके जुबानें थोड़ी सी बंद होनी चाहिए, और 5 साल बाद हमने री इलेक्शन लिया KPK में, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, और इतने वोट लिए
के डबल से ज्यादा। रज़ा रोमी साहब, मुझे ये समझ आ रही है कि अंदलीप ये कह रही है कि 3 बरस अभी हुकूमत का हुए, 5 बरस हुकूमत को लगते हैं, और ऐसे 3 बरस हैं जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं आए। चीजों को कोरोना 100 साल में कभी नहीं आया। चीजों को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत को पूरा टेन्योर चाहिए, मुझे ये समझ आ रही है कि वो कह रही हैं। देखिए मोहित भाई, बात वो सही कह रही है के साथ जो टॉप करप्ट होता है, नीचे बेहतरी नहीं हो सकती। बड़ी वो क्या उसे कहते हैं, जो पुरजोश अंदाज में डिफेंड करी है गवर्नमेंट को। सारी बात है, वो हिस्सा है गवर्नमेंट का और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो यकीनन वो तो यही कहेंगी। मगर देखिए बात ये कि भट्टी साहब ने जो पहले कहा था कि अवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जो अवाम का मुतालबा होता है, वो महंगाई से छोड़ा होता है। अभी आप लोग भी बार बार ये कह रहे हैं ऑनेस्टी का, ये ठीक है, इमरान खान साहब की खुद एक बेदाग रहा है माजी, लेकिन जो कुछ ये शुगर सब्सिडी में दिया गया अरबों रुपए टैक्स पेयर्स के, और जो वो गंदम का स्कैंडल हुआ कि आटा जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ा। देखिए लोगों की तो जरूरियात आटा, चीनी, रोटी है ना, जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हैं, और वहां पे जो कुछ हुआ, जो किरदार उसमें मुलविस थे, वो खुद ही इस गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट में उनका जिक्र हुआ। अब पूछता है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अकाउंटेबिलिटी तो ये होती है ना कि फिर उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो। वो जो पैसे अगर गलत उन्होंने अरबों रुपए की सब्सिडी ली है, जैसे भी ली अपने सियासी ताल्लुकात, अपने असर व नफूज की वजह से, तो उसको वापस लिया जाए। वो नहीं हुआ। लोग ये देखते हैं, लोग इसको गौर करते हैं। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कुछ गलत हुआ। ये पैंडेमिक का उन्होंने बात की, अच्छी मैनेजमेंट रही है गवर्नमेंट की, इकोनॉमी को स्टेबलाइज जो भी किया, ग्रोथ रेट भी बढ़ गया है 2-3 साल के बाद, ये चीजें हुई हैं, ये सब मानते हैं। मगर जो बुनियादी एक तवक्को होती है अवाम की एक गवर्नमेंट से, वो नहीं हुई पूरी। और उसके अलावा देखिए अब 3 साल तो हो गए, 1 साल रह गया एक्चुअली, 5वां साल तो इलेक्शन ईयर होगा, उसमें तो जल्द से जुलूस, इलेक्शन की तारीख कब होनी है, ये जो अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो नया एक आ गया चक्कर, ये उसमें निकल जाएगा जो 5वां साल है। तो अभी हकीकतन 1 साल बाकी है। और प्रैक्टिकली मेरे साथ रहे, प्रैक्टिकली मैं ये अंदलीप आपने चूंकि बारहा ये कहा कि अभी 3 ही बरस हुए हैं, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली 1 ही बरस रह गया है परफॉर्मेंस दिखाने का, फिर तो इलेक्शन की मारधाड़ शुरू हो जाएगी। क्या करेंगे आप इस 1 बरस में? छठा चेयरमैन FBR आप ले आए हैं, अभी तक टैक्स रिफॉर्म नहीं हो पाई। देखिए सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि जी शुगर पे, मेरा ख्याल है शुगर पे मिसाली काम हुआ है। हमने वो बंदा जिनको ये कहते थे कि NRO मिल जाएगा और वो बाहर भाग जाएगा, उस पर केसेस हैं, उसके अकाउंट्स फ्रोजन हैं, उस पर केस चल रहे हैं 4 अदालतों पे। यहाँ तो हम चाइना हो कि हम कहें जी अच्छा इसको भी लटका दो, इसको भी लटका दो। जब आप केस जाना है, ट्रायल कोर्ट में जाना है, फिर अगले कोर्ट में जाना है, तो जो केसेस डिसाइड करेंगे वही होगा। कभी हिस्ट्री में हुआ है कि इतने पावरफुल बंदों को पकड़ा गया हो और उन पे केसेस हैं 55 बिलियन का, उन पे फाइन भी लग गया और वापस भी आ रहे हैं पैसे। नंबर 1, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये बैठे हैं शाहिद खान अब्बासी, उनके ज़माने में बाय द वे गंदम के 4 स्कैंडल हुए थे, और इनके ज़माने में पेट्रोलियम के 2 स्कैंडल हुए थे। और आपको याद है ये सारी रिपोर्ट है, ये इनकी अपनी रिपोर्ट है। एक इन्होंने कहा इंक्वायरी होगी, एक बंदा नहीं पकड़ा गया, एक बंदे से एक पैसा नहीं लिया गया, सारे के सारे पता चला कि इनके अपने हवारी थे। ये रिपोर्ट है मेरे पास। तो ये फर्क है कि चाहे वो आपके जिसको कहते हैं राइट हैंड मैन है या लेफ्ट हैंड मैन है, आपने उनको अदालतों में लेके गए हैं, आपने उनके अकाउंट्स फ्रीज करवाए हुए हैं, आप उनसे पैसा निकलवा रहे हैं और आप ये साबित कर रहे हैं। हाँ, फर्क ये हो सकता है अगर मैं आपको बताऊं, नहीं एक छोटी सी बात, इमरान खान साहब को अगर आप ये अथॉरिटी दे देना, जैसे चीन में है, या तो आप कहीं डेमोक्रेसी की अथॉरिटी, तो वो कम से कम 100 बंदा इस वक्त टांग देते, इस वक्त टांग चुके। ब्रेक ले लूं कि इमरान खान के पास चूंकि टांगने की अथॉरिटी नहीं है, मुझे समझ आई कि टांगने की अथॉरिटी होती तो शायद मामला ज्यादा तेजी से सुधर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं और मजीद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो रही है हुकूमत की, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की 3 बरस की परफॉर्मेंस के हवाले से, कार्रवाई के हवाले से। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अंदलीप अब्बास साहिबा कह रही हैं कि डॉलर का ऊपर जाना तो दर हकीकत मार्केट फोर्सेस की वजह से है, इस पर किसी को कंट्रोल नहीं है। असूली तौर पे डॉलर को फ्लोटिंग रखा गया है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ी डॉलर नीचे भी आ गया। अब डॉलर इस वक्त तकरीबन 156, 165 और 166 के ऊपर जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि डॉलर कहां तक जाएगा, और क्या आपको लग रहा है कि डॉलर के ऊपर जाने से एक आम शहरी जो है उसकी जिंदगी और इंपोर्टर दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती चली जा रही? डॉक्टर साहब अब 1-2 मिनट चाहिए। एक तो अंदलीप साहबा ने फरमाया बड़े बड़े लोग पकड़े गए। मेरा ख्याल है शायद हम अपनी सियासत से आशना नहीं है।
जुल्फकार अली भुट्टो पकड़ा गया और उसको फांसी हुई, फांसी। एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो पकड़ा गया और फांसी हुई। नवाज शरीफ की दौर में ही नवाज शरीफ नाअहल हुए। शायद हम लोग तारीख से सबक नहीं सीखते या जानना नहीं चाहते। 2 दफा पीपल्स पार्टी की मुबैना करप्शन पे हुकूमत तब्दील हुई, 2 दफा नून लीग की हुई। इससे बड़े और क्या फैसले होने हैं, हुकूमतें ही चले जाना। पीपल्स पार्टी ने 8 से 13 तक हुकूमत पूरी की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म 2 बदल गए। ये वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिसने टाइम पूरा किया। लेकिन मेरी एक गुजारिश बढ़ा दे, पेट्रोल कितना कितना नहीं, एक दो इकॉनमी है इस मुल्क में। एक अरबपति आदमी की जिन्हें पेट्रोल 2000 रुपये भी हो जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, 2000 रुपये यूनिट हो जाए फर्क नहीं पड़ता। एक वो है जो 80 से 70% 30,000 से कम है। उनके लिए उन्हें क्या है, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पाँव में जूता मिल जाए, अगर जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा मिल जाए और रोजगार मिल जाए। मेरा बच्चा बीमार हो तो मैं खुदकशी करने की बजाय, गुर्दा बेचने की बजाय, नहर में छलांग लगाने की बजाय किसी अस्पताल में इलाज करा लूं। अगर इन चीजों में कहीं बेहतरी आई है, मैं ये नहीं कहता 70 सालों का गंद पीटीआई 3 सालों में खत्म कर सकती थी, मुमकिन ही नहीं। पुराने इतना लूट गए, लुटेरे इतना लूट गए कि गिद्ध खत्म हो गए पाकिस्तान में। लेकिन वो क्या जगह है? चले, आपने खुद माना कि हुकूमत सब कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो कौन सी जगह थी जहां हुकूमत फर्क डाल सकती थी और इन्होंने फर्क नहीं डाला? वो बता दें 2-3 जगह। मैं कहता हूं गुड गवर्नेंस के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, सिर्फ ईमानदार दयानतदार अफसर और पॉलिटिशियन लगाने पड़ते हैं। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं, जिन्हें शहबाज शरीफ ने करप्शन से निकाला था, इन्होंने उनको कशिश ओहदों पर तैनात किया। आज लाहौर में बींगे मुझे सहाफी, आप रिपोर्टर पूछे, 30 साल हो गया, करप्शन माजी की निस्बत ज्यादा है, कब्जे ज्यादा है, मनशियात ज्यादा है, NOC बनाना होना उसके पैसे ज्यादा है। यार इसमें तो इमरान खान साहब ईमानदार, आपने 5-6 IG बदल दिए, 5-6 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए। मौजूदा IG है कि उनके DIG ने लिखा था ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है। अब मेरे भाई डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आप ऑनेस्ट आदमी तो लगा सकते हैं ना, सारे नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम बेहतर जगहों पर चेयरमैन CBR आप लगाए और चेंज। यहीं रुक जाए। अगर आप भट्टी साहब बेसिकली तौर पर ये कह रहे हैं अंदलीप, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आपके ठीक है पेंडेमिक के मसले तमाम चीज़ें, 3 बरस का वक्त नहीं, लेकिन कम से कम आप एक डायरेक्शन तो पकड़ सकते थे बेहतर गवर्नेंस की। आप अफसर तो बेहतर लगा सकते थे। आप तबादलों पे तबादले करते चले जा रहे हैं, IGP पे IGP बदल रहे हैं, चेयरमैन FBR के ऊपर चेयरमैन FBR बदल, 6ठा चेयरमैन FBR आपका आ गया, 6ठा आपका IGP पंजाब आ गया, लेकिन कहीं किसी डिपार्टमेंट में फ़र्क नहीं पड़ा, रिलीफ नहीं मिलती आम को। देखिए इसमें 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो है कि जी आप सही कह रहे हैं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स से ये हम सारे यूज्ड टू हैं कि इसहाक डार ने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, आपने उसको नहीं निकाला। फिर उसके बाद उसने आके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किया, एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई, आपने उसको नहीं निकाला। समधी था तब, पहले भी समधी था, तब भी समधी था। फिर उसने पकड़ा गया वहाँ नैब से, आपने उसको स्मगल करके बाहर भिजवा दिया, फिर भी नहीं निकाला, फिर भी वो सेनेटर है, वो आप उससे यूज्ड टू है। यहाँ दूसरा फैक्टर क्या है, अगर अब्बास खान IG की आप रिपोर्ट पढ़े, उसने कहा जी नवाज शरीफ ने 25,000 क्रिमिनल्स पुलिस में हायर किए हैं, और ये मैं बात कर रही हूँ 15-20 साल पहले की। अब वो इन्फिल्ट्रेट कर गए सारी पुलिस में। अब अगर हम कहते हैं कि जी ये बंदा परफॉर्म, अब हमको इल्हाम तो नहीं हो सकता ना, अब एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी अकाउंटेबिलिटी यही होती है कि उसको चेंज कर दें। अब अगर या तो आप सारी पुलिस नए सिरे से किसी चीज को बिल्ड करना बड़ा आसान है, हम अपनी मर्जी से लोग हायर करें, हम अपनी मर्जी से उनको ट्रेन करें। आपके पास एक निजाम है जो आपने चलाना भी है और बेहतर भी करना है। बदलते रहेंगे लोगों को, राइट। अच्छा, तो आप बदलते रहेंगे जब तक कि आपको राइट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगी। अच्छा, रजा अहमद रूमी साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात यह हुई है कि जरताज गुल वजीर जो है वो उन्होंने खुद कॉल किया है और वो आपको साउथ पंजाब के हवाले से कुछ बताना चाह रही हैं, जो आपने कमेंट्स किए साउथ पंजाब के हवाले से। मैं उनके कमेंट्स ले लूं, फिर आपका इस पर रद्द अमल रहता हूं। जी जरताज साहब। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। जी मैं एक्चुअली आपका प्रोग्राम देख रही थी, मैं इज्जत करती हूँ रजा रूमी साहब की और आरिफ हमीद भट्टी साहब की, और अंदलीब साहबा काफी कोशिश कर रही हैं अच्छा जवाब देने की। लेकिन मैं सिर्फ आपको साउथ पंजाब से एक बात बता दूं कि साउथ पंजाब का हमेशा डिप्राइव्ड एरिया, हमेशा उसके पैसे तख्ते लाहौर पे जाके 33% जाके लग जाते थे।
लाहौर की हमारी तर्जमानी नहीं होती थी। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पहली दफा हुआ है कि 190 बिलियन PSDP ग्रीन बुक साउथ पंजाब के लिए हमारी गवर्नमेंट ने छापी है और 190 बिलियन फेंस करके डिप्राइव्ड एरिया के लिए दिया गया है, जो ड्रेन होके कहीं नहीं जा सकते। और 33% कोटा मुकर्रर कर दिया है जिसमें हमारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी। दो सिर्फ मेरी और बात है, ये फरमा रहे हैं कि जी इन्होंने ये भी कहा कि जी 29 बिलियन का गंदम का स्कैंडल था या चीनी का, उसका क्या किया? तो भाई 29 बिलियन का टोटल स्कैंडल था चीनी का, जिसमें 3 बिलियन की हमने दी, उसके हमने सवालात के जवाब दिए। 27 बिलियन में जी बिल्कुल पकड़ना चाहिए, नवाज शरीफ को भी पकड़ना चाहिए, जरदारी को भी पकड़ना चाहिए, ओमी शुगर मिल को पकड़ना चाहिए। 3 बिलियन की सब्सिडी का हम आपको बता चुके हैं। और गंदम स्कैंडल में अगर बाहर से हमें गंदम मंगवानी पड़ी है तो आई एम सॉरी, 15 बिलियन का जो फ्रॉड था जिसमें शायद 6 मिलियन टन गंदम चूहे खा गई, जिसके अंदर आटे की बोरियों के बजाय जहाँ पे आपको मट्टी निकल के आई, वो सिंध के अंदर हुआ, वो पंजाब के अंदर नहीं हुआ। और आखिरी जरा मैं इनको बताना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि जी छठा आप जी FBR का जी वो हेड लगा रहे भाई जी, मैं इसे आप चेयरमैन FBR 6 लगाए या 6000 लगाए, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो ये मानते हैं ना रजा रूमी साहब कि हाईएस्ट एवर कलेक्शन जो है FBR की टैक्स कलेक्शन 17% से ज्यादा हमारे दौर में और डोमेस्टिक कलेक्शन 27% की हमारे दौर में हुई है। ज़रताज आपका मौक़िफ़ आ गया, ज़रताज आपका मौक़िफ़ आ गया, ज़रताज आपका मौक़िफ़ आ गया। मुझे डिस्कशन को वाइंड अप करने दीजिए। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल वज़ीर जो हैं, उनसे रहा नहीं गया, वो भी आ गई प्रोग्राम के अंदर। जनाब रजा रूमी, आपने इतनी इश्ताल लगाया उन्हें कि उन्होंने जवाब दे दिए आपके सारे, अब क्या कहेंगे आप? सरताज साहिबा भी जाहिर बात है, देखिए वो अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रही हैं और वो उनका हक है, बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके जो व्यूज उन्होंने दिए। मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज करूंगा, जिसने भी की है, अगर इस दौर में हुआ है, सिंध की गवर्नमेंट ने की है, साबिका लोग मुलविस हैं, मौजूदा लोग मुलविस हैं, सजा दीजिए, पकड़िए और मिसाल बनाइए कि आइंदा इस तरह से चीनी का घपला कोई ना करे, आटे का घपला कोई ना करे। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि PTI के लोगों ने किया है, मगर इसके साथ साथ जो केसेस ऑलरेडी थे, मालम जब्बा का केस था, उनको भी खोलिए, वहां भी अकाउंटेबिलिटी करिए। ये देखिए, ये अपने घर से स्टार्ट होती है, जिसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस। तो केस खत्म नहीं हो गया, देखिए वो जो खत्म क्या हो गया, क्लोज हो गया, खत्म हो गया केस ही। नहीं सुने, मैं आई रिप्लाई। बताइए जी जल्दी, क्विक। पहली बात तो ये कि बालम जब्बा का केस बिल्कुल सारी अदालतों में चला। अब देखें, हम ऑपोजिशन में थे, हम केस लेके आते थे हुकूमत के खिलाफ, हम एक अदालत में नहीं होता था, दूसरी में जाते थे, तीसरी में जाते थे। आप हुकूमत, ये ऑपोजिशन देखें, ये आके सिर्फ मीडिया पे शोर मचाते हैं, मालम जब्बा ये हो गया। मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई तुम अदालतों में क्यों नहीं जाते? तुम्हारे पास प्रूफ है, लेके जाओ। धांधली का प्रूफ था, तुम नहीं गए, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। अब कल हमने लॉन्च करना है, व्हाइट पेपर आना था 6 दिन पहले, इनका व्हाइट पेपर नहीं आया। 3 साल पहले धांधली पे व्हाइट पेपर, जब इनके पास प्रूफ ही नहीं है, जब कोई चीज गलत है उनके पास पकड़ी नहीं गई, तो उन्होंने क्या करना है? ये सिर्फ आके मीडिया पे शोर मचाते हैं। अच्छा जी वो दवाइयों का स्कैंडल है, भाई आप दवाइयों का, हम कहते हैं कि नहीं है, आप ऑपोजिशन है, आप जाएं। मैं गई नहीं थी शहबाज शरीफ के खिलाफ स्मोक पे, मैंने कहा था पोल्यूशन है, मैंने कहा था ऑरेंज ट्रेन जो है ट्रीज काट रही है, एंड आई वन द केस। ठीक है बड़ी साहब, कल वजीर आजम कन्वेंशन सेंटर में अपनी 3 साल की परफॉर्मेंस के हवाले से खिताब करेंगे। कोई एक आध सवाल अगर आप उठाना चाहते हैं वजीर आजम पाकिस्तान के लिए तो जल्दी से दे दें, 1 मिनट। डॉक्टर साहब 1001 सवाल है, इनकी हुकूमत है, इन्हें तकब्बर आ चुका है, मैं सवाल नहीं करूंगा। इन्हें सिर्फ एक सवाल मुझसे पूछ दे, पिंडी रिंग रोड का स्कैंडल मैं तो नहीं लाया था, वजीर आजम ने कहा था, उसमें 2 ब्यूरोक्रेट अंदर है, एक एडवाइजर, एक वजीर, उन्हें क्या इंडिया उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? अब छोड़ दे, ये किस दिन फिर अब करप्शन पे ही अब बात करेंगे। दिलीप साहब ने आज खासी बातें कर दी हैं, फिर गवर्नर्स पे मैन टू मैन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, तहसील टू तहसील बात करूंगा, मिनिस्टर टू मिनिस्टर, और आपको बताऊंगा कि क्या स्कैंडल होते हैं। अब फिर आज के बाद ये काम शुरू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा खत्म हो गया। नाज़रीन, आज हमारी ये बहस इस हवाले से थी, आज अफगानिस्तान से हट के हमने पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे इस तरफ नजर दौड़ाई, इसलिए नजर दौड़ाई कि हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत 3 बरस कंप्लीट कर लिए हैं और हुकूमत खुद इस हवाले से कल अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग, अपनी एक बाकायदा
कॉन्फ्रेंस जो है हुकूमत करने वाली है। बहुत से सवाल, बहुत सी चीज़ें उठी, बहुत से नुक्ते उठे। फैसला आपका हमेशा की तरह। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।